गिव अ पास एक फ्रेज है और उसके 3 मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो हम तीनों देखेंगे। पहला मीनिंग हो सकता है कि आप किसी इंसान की गलती को या उसके कुछ गलत काम को आप क्या करें, माफ कर दे, उसको पनिश ना करें, उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करें, अवॉइड कर दे, इग्नोर कर दे। दूसरा मीनिंग हो सकता है कि अगर आप किसी एक्टिविटी में मतलब पार्ट लेने के लिए आप पोलाइटली रिफ्यूज कर दें, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी या ऑफर को भी आप क्या कर दे, डिक्लाइन कर दे, ये भी गिव अ पास में ही आता है। एक तीसरा मीनिंग ये हो सकता है कि अगर जैसे आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा कि बास्केटबॉल है या फुटबॉल है, अगर टीममेट अपने जो टीम में अगर एक टीम है और एक टीममेट अपने टीममेट को बॉल किक करके या थ्रो करके उसी को देता है, किसी और को नहीं देता, अपने टीममेट को ही देता है, तो उस वक्त भी हम गिव अ पास का यूज कर सकते। टू ओवरलुक अ मिस्टेक, to excuse someone or to forgive someone or not to criticize someone for doing something wrong, ये पहला मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गेव हिम अ पास फॉर बीइंग लेट बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। टीचर ने उसको पनिश नहीं किया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और वो लेट हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, गेव अ पास। टीचर गेव हिम अ पास। The manager decided to give the employee a pass for their minor mistake. मतलब मैनेजर ने डिसाइड किया है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए जो एम्प्लॉय है उनको क्या कर देंगे, पनिश नहीं करेंगे, उनकी मिस्टेक को ओवरलुक कर देंगे, गलतियों को माफ कर देंगे। दूसरा मीनिंग, टू रिफ्यूज पोलाइटली और टू डिक्लाइन एन अपॉर्चुनिटी और ऑफर। They have invited me for the late night party, but I will give it a pass because I have work tomorrow. उन्होंने मुझे इनवाइट किया है लेट नाइट पार्टी के लिए, बट मैं इसको क्या कर दूंगा, पोलाइटली रिफ्यूज कर दूंगा क्योंकि मुझे कल काम है। थ्रो और किक द बॉल टू अ टीममेट। एग्जाम्पल, द प्लेयर गेव अ परफेक्ट पास एंड द स्ट्राइकर स्कोर्ड अ गोल। मतलब प्लेयर ने अपने टीममेट को अपने जो है एक अच्छा पास दिया, किक या थ्रो दिया और स्ट्राइकर ने एक गोल कर दिया। बैड एप्पल, अगर आप किसी पर्सन को, किसी ग्रुप में किसी एक पर्सन को आप बैड एप्पल डिस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके बिहेवियर से, एटीट्यूड से जो ग्रुप का है वो माहौल खराब हो रहा है और वो बहुत नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे लोगों को, और इससे ग्रुप की जो हार्मनी है या जो रेपुटेशन है वो खराब हो रही है, उसको हम बैड एप्पल बोलेंगे। अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस नेगेटिवली अदर्स इन अ ग्रुप एंड स्पॉइल्स रेपुटेशन एंड हार्मनी ऑफ द होल ग्रुप। डोंट जज द होल टीम बाय वन बैड एप्पल। मतलब एक किसी बुरे इंसान की वजह से पूरी टीम को जज मत करो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी टीम खराब है एक इंसान की वजह से। देयर इज ऑलवेज वन बैड एप्पल इन एवरी क्लास हु कॉजेस ट्रबल। हर क्लास में एक बच्चा जरूर होता है जो पूरी क्लास के लिए एक परेशानी बन जाता है, या उसकी वजह से क्लास को थोड़ा परेशानी उठानी पड़ती, मतलब उस क्लास बदनाम हो जाती है उसकी वजह से। बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस एक फ्रेज है, इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको ये बोलना हो कि वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना। मतलब आप किसी व्यक्ति या किसी स्थिति से इस तरीके से अलग होते हैं कि जो वापस जाने के जो सारे रास्ते हैं वो आप वापस नहीं लौट सकते उस व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास, और उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते। तब आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बर्न योर ब्रिजेस। जैसे कि आप हो सकता है कि आप कोई कंट्री या कोई सिटी छोड़ के जा रहे हैं और वापस लौट के नहीं आएंगे। किसी रिलेशनशिप में आप हैं और अब वापस आप इस तरीके से कट ऑफ हो गए कि आप वापस वहां नहीं जाना चाहते दोबारा। हो सकता है कोई जॉब हो, कोई कंपनी हो और अब आपने छोड़ दिया, वापस आप नहीं जाना चाहते वहां पर। मतलब किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में आप ऐसा डिसाइड करते कि आप वापस नहीं जाएंगे। बर्न योर ब्रिजेस मतलब वो ब्रिज को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। टेकिंग एक्शन टू कट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट और रिलेशनशिप। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टू डू समथिंग
that it is impossible to return to the previous situation or relationship. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि think twice before you burn your bridges. You might need that connection later. इसका मतलब है कि ये जो तुम वापसी के सारे रास्ते बंद कर रहे हो, इसके बारे में एक बार वापस से सोच लो. हो सकता है तुमको बाद में इस कनेक्शन की जरूरत पड़े, तो तुम एक बार और इस बारे में सोच लो. After yelling at his boss and quitting, he really burned his bridges at that company. इसका मतलब है कि उसने जो बॉस पे चिल्लाया और जॉब को क्विट कर दिया, अब उसने सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए. उस कंपनी में वापस जाने के लिए जो रास्ते थे वो सारे उसने बंद कर दिए. आई डोंट वांट टू बर्न माय ब्रिजेस विथ हर. इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहती कि मैं उसके साथ सारे कनेक्शन तोड़ दूं या इस तरीके से अलग हो जाऊं कि मैं वापस उसके पास जा ना पाऊं. शी डिसाइडेड टू बर्न हर ब्रिजेस एंड मूव अब्रॉड विदाउट टेलिंग एनीवन. इसका मतलब है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो कहाँ जाएगी, विदेश चली जाएगी बिना किसी को मतलब बताए हुए, और वो सारे उसने सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए. आज का जो हमारा इडियम है वो है कैरेट एंड स्टिक. इसका मतलब होता है कि पनिशमेंट और रिवार्ड साथ में. मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको पनिश करेंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा. जैसे बच्चे होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अपना होमवर्क कर लो. अगर होमवर्क कर लिया तो हम तुमको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे. और अगर तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो हम तुमको टीवी नहीं देखने देंगे, या जो तुम्हारा मनपसंद काम है वो नहीं करने देंगे. तो कुछ इस तरीके. Carrot and stick means a combination of punishment and reward to make someone do something. The teacher applied the carrot and stick policy to maintain discipline in the class. इसका मतलब है कि टीचर ने कैरेट और स्टिक पॉलिसी को अप्लाई किया है क्लास में, ताकि जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो सके, डिसिप्लिन में रहे क्लास. मतलब अच्छे काम के लिए आप रिवार्ड देंगे, और अगर बुरा काम किया तो उसके लिए पनिश करेंगे. The coach motivated the team with carrot and stick attitude. Extra practice for mistakes and praise for efforts. कोच आपको, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, और अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करेंगे. इसका मतलब है अगर हम हिंदी में इस इडियम को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि साम दाम दंड भेद, मतलब किसी भी तरीके से अपना काम निकलवाना, अपना काम करवाना, उसको हम बोलेंगे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है. मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड. इसके लिए आप इंग्लिश में एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, और वो है इट इज नॉट रॉकेट साइंस. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. जैसे कि आपको बोलना है कि ड्राइविंग इज नॉट रॉकेट साइंस. यू कैन ऑल्सो डू. जो ड्राइविंग है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम भी कर सकते हो. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुकिंग इज नॉट रॉकेट साइंस, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. कुकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तुमको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. मैनेजिंग योर टाइम वेल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट जस्ट टेक्स डिसिप्लिन. अपना टाइम मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है. लर्निंग इंग्लिश इज नॉट रॉकेट साइंस, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस एंड स्टडी.